अगर आपके पास सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। इस कहावत को सच कर दिखाया है हमारे आज के खास मेहमान ने। वे ना सिर्फ एक कुशल और जिम्मेदार जीएसटी सुपरिटेंडेंट है, बल्कि शिक्षा, संगीत और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अद्भुत योगदान भी दे रहे हैं। एक तरफ वे अपने ज्ञान और कर्तव्यों से देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुरीली आवाज से लोगों को दिलों को छू रहे हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति उनका समर्पण यह दिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, जरूरतमंदों की मदद करना और जागरूकता फैलाने का प्रयास अद्भुत है, अतुलनीय है। जय जिनेंद्र। मैं सौम्या मेहता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का जिनका हर कदम हमारे लिए प्रेरणा है और हर शब्द हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजमेर निवासी जीएसटी ऑफिसर विमल जी सोनी का। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सौम्या जी, बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद। ऐसा है, आप इतनी छोटी उम्र में इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जज्बा, वो आग जिसका जिक्र मैंने किया, दुष्यंत कुमार का एक शेर उधार लेकर के, वो आपको समर्पित है। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले हम विमल जी सोनी से बातों का दौर शुरू करें, मैं आप सबको उनका संक्षिप्त में परिचय दे देती हूँ। आप बचपन से ही प्रतिभावान रहे। राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th और 12th दोनों ही टाइम मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे। आप 30 वर्ष से जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने जॉब के साथ एमबीए भी पूर्ण किया है। आप वेस्ट जोन ऑफ गैजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप ही के सहयोग के कारण मेहंदीपुर बालाजी वैक्सीनेशन सेंटर में 65,000 डोज लगे। आप कई बच्चों के एजुकेशन का जिम्मा भी उठा रहे हैं। आप मंचीय संचालन में भी रुचि रखते हैं और कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं विमल जी सोनी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको जीएसटी ऑफिसर के रूप में अपना करियर चूज करने का ख्याल कब और कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि मैंने 10th 1988 में किया राजस्थान बोर्ड से और 1990 में मैंने 12th पास आउट किया। शुरू से मेधावी बच्चों में गिनती रही और हमेशा से ये सोचा था कि ब्यूरोक्रेसी में आना है। मेरे माता पिता तो मुझसे ये इच्छा रखते थे कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, लेकिन मुझे मेरी क्षमताओं का पता था और मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है जिसको जब पास किया जाता है तो इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है। हालांकि ये एग्ज़ाम भी बहुत टफ रहता है। पहले प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, फिर फिजिकल टेस्ट होता है। वो सभी बाधाओं को पार करके मैंने 1995 में ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। अभी 30वें वर्ष का ये सफ़र चल रहा है और शुरू से मन में ये इच्छा थी कि कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे कि राष्ट्र के विकास में मेरा भी एक गिलहरी योगदान हो, और मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने वो आयाम प्राप्त किया। आपको मंचीय संचालन करने का भी शौक है, ये कब और कैसे शुरू हुआ? और कोई ऐसा मंचीय अनुभव जो शायद आप कभी ना भुला सके? जी बिल्कुल, मंच संचालन का भी मेरे को बहुत लंबा अनुभव है। स्कूल टाइम से ही मैं समझता हूँ कि जब मैं 4th 5th क्लास में था तब से मैं सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लिया करता था। एंकरिंग मेरा पैशन रहा है और काफ़ी मैं समझता हूँ कि अब तो सैकड़ों की संख्या में मंच को मैंने संचालित किया। एक वाकया मुझे याद आता है, 2017 में यहाँ पर एफआरसी एक्ट आया था और गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब को एक अभिभावक संघ ने बुलाया और मेरी भी वहाँ पर हाजिरी थी। मंच संचालक के रूप में आरजे आए हुए थे वहाँ पर और उस कार्यक्रम में पहली बार एफआरसी एक्ट आया था जिसमें अभिभावकों को ये बताया गया था कि एक अमुक फीस के बाद में फीस नहीं ली जा सकती और अभिभावकों में बहुत उत्साह का वातावरण था। जब माननीय शिक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया तो वहाँ पर कुछ तीखे प्रश्नों का भी सामना करना पड़ा
मुझे याद है कि जो वो आरजे आए थे वो कहीं पे दिखाई नहीं दिए, तो जो जिन्होंने ये कार्यक्रम किया था अभिभावक संघ ने, उन्होंने मुझे बोला कि आप इस कार्यक्रम को संभालो। तब मैंने दर्शकों को केवल ये बात बोली कि मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, अभिभावक हूँ, और मेरे बच्चे भी शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपकी तरफ से सारे प्रश्न मैं पूछूंगा। और ऐसा करके वो मंच को मैंने बहुत अच्छे से बैलेंस कर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री भी बहुत प्रसन्न हुए और सभी दर्शकों को भी लगा कि हमारे सवालों को महत्व दिया जा रहा है। आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सौम्या जी आपका। और जैसे बोला जाता है ना कि हर सफल नारी के पीछे एक सफल पुरुष का हाथ होता है, और ये वाइस वर्सा है ये चीज। तो देखिए, सभी के पास में 24 घंटे हैं। 24 घंटों में आप या तो पढ़ाई कर लीजिए, या मोबाइल देख लीजिए, या गेम खेल लीजिए, या टीवी देख लीजिए। मुझे ऐसा आपको बताते हुए अच्छा लगता है कि मेरे घर में टीवी लगभग महीने में कभी कभार ही चलता है। तो ये 24 घंटे हम इसका जैसा संयोजन करेंगे वैसा काम होगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा एक भी पल व्यर्थ ना जाए, कुछ भी काम ऐसा करूं जिसमें सेवा का भाव हो और लोगों तक वो पहुंचे, तो खुद को भी अच्छा लगता है और समाज के प्रति हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है। आप अपनी सफलता के पीछे अपने पारिवारिक सदस्यों का कितना सहयोग मानते हैं? बिल्कुल, मेरी धर्मपत्नी का बहुत ज्यादा इसमें सहयोग है। वर्षा सोनी है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं स्थानीय स्तर का हूँ, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। भजन गाते हैं, मंगल पाठ करते हैं, पूरे देश की यात्रा करते हैं अपने भजनों के साथ में। और इतना होने के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा याद नहीं पड़ता है कि एक समय का खाना भी हमको बाहर से मंगाना पड़ता हो। वो जब सूरत में रहती हैं अपना पूरा निर्वहन करती हैं। और मेरे पास 2 बेटे हैं, वत्सल और विकल्प। उन दोनों ने भी हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है। जब टीवी में, न्यूज़पेपर में नाम आते हैं तो बच्चे गौरव की अनुभूति करते हैं, अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हैं कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके हिसाब से जीएसटी प्रणाली के क्या फायदे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं? सौम्या जी, ऐसा है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राधिकृत तो नहीं हूं, क्योंकि ये भारत सरकार का विषय है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से बोलूंगा, एक देश और एक कर की जहां तक संकल्पना थी वो काफी हद तक सार्थक सिद्ध हो रही है। 2017 में जब जीएसटी आया, मैं मास्टर ट्रेनर रहा। उसके बाद में जब ई-वे बिल आया, मैं उसके लिए भी मास्टर ट्रेनर रहा। मैंने लगभग 100 सेमिनार ली। मैं कई सारे टेक्सटाइल मार्केट्स में गया। विभाग ने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी संप्रेषण क्षमता को देख करके उनको ऐसा लगा कि इसका कम्युनिकेशन ठीक है, ये ट्रेड के साथ में बात कर सकता है। और हमने बहुत शुद्ध अंतःकरण से सभी सवालों को सुलझाने का प्रयास किया, सभी की समस्याएं सुनी। जीएसटी सुविधा केंद्र आज भी चालू है। जिसको भी किसी भी तरह के प्रश्न यदि उनके समझ में नहीं आ रहे हैं, वहां पर जाकर के पूछे जा सकते हैं। इस बात के परिप्रेक्ष्य में एक बात जरूर मैं बोलूंगा, माननीय अरुण जेटली साहब उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे। सूरत के दौरे पर जब वो आए और जब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी, दुर्भाग्य से क्या है कि सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड 2 ऐसे बड़े सेक्टर थे जो पहली बार टैक्सेशन की नेट में आ रहे थे। सूरत के लिए चुनौतियां अधिक थी। लेकिन अरुण जेटली साहब की एक बात मुझे जरूर याद आती है। उन्होंने कहा कि सबको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी सुरक्षा चाहिए, अच्छी पुलिस चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो कर तो देना पड़ेगा। तो ये बात जीएसटी में हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती रही होंगी, लेकिन भारत सरकार उनको बहुत ही मुस्तैदी से हल कर रही है। आप आज के युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे या फिर उन तक क्या मैसेज पास करना चाहेंगे? देखकर बाधाएं विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक दिन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे हैं आपके पास में, आप तय कर लीजिए सब चीज के लिए समय। आज ऑनलाइन का जमाना है। जब हम 95 में आए थे, टाइपराइटर पर खटाखट चला करते थे, बहुत परिश्रम किया। उस समय की अलग चुनौतियां थी, आज की अलग चुनौतियां हैं। जो समय बदल रहा है उस हिसाब से युवाओं को भी
बदलना चाहिए। पूरा का पूरा समय यदि हम मोबाइल में देते हैं तो मोबाइल से परे भी दुनिया है, वहां भी जाकर के देखना चाहिए क्या हो रहा है प्रैक्टिकली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। इतनी सौम्या जी इतने कम उम्र में इतने अच्छे प्रश्न, वेदक प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको, और आपके कार्य ही पहचान है। बहुत ही अच्छा शो है, बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय जिनेंद्र।